Good afternoon, all of you. Good afternoon, आयुष, सिद्धांत, निशी, कविता। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर्स होगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और लास्ट लेक्चर्स होगा टेंजेंट नॉर्मल का, ठीक है। थर्ड लेक्चर्स आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। इसमें दो बातें हम लोग कवर करेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है सिद्धांत। तो देखो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सिद्धांत, मैं जो असाइनमेंट है वो शेयर कर चुका हूं और डीपीपी भी पैरेलली दे रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो उसको बनाते चलो, ठीक है ना। और कहीं पे भी डॉट होता है तो पूछो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाएगा। रिवीजन जो है ना, अब बहुत टाइम नहीं रह गया है और फिनिश अप होने वाला है। तो एओडी में जो पहला पार्ट है टेंजेंट नॉर्मल, आज हो जाएगा। और हम लोग संडे से जो है ना मोनोटोनिसिटी शुरू करेंगे, तो 3 to 4 लेक्चर उसमें लगेगा। और उसी उतना ही लेक्चर्स आपको 2 से 3 लेक्चर्स आपको उसमें मैक्सिमम मिनिमम में लगेगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपको एंगल बिटवीन टू कर्व्स। गुड आफ्टरनून अनिकेत, बहुत टाइम के बाद देख रहा हूं तुम लोग, लाइव बहुत कम आते हो। देखो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स between two intersecting curve is defined as the acute angle between or the normal at the point of intersection of two curve। जब भी आपको बोलता है कि टू कर्व के बीच का एंगल निकालो, इसका मतलब आपको ये समझना है कि दो कर्व के बीच का टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। या तो टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल दो या नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो। जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही नॉर्मल का बीच का एंगल होगा, क्योंकि टेंजेंट जो होता है नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है। तो जितना एंगल दो टेंजेंट के बीच में आएगा उतना ही एंगल क्या होगा, दो नॉर्मल के बीच में आएगा। ओके, गांव चले गए थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो संडे को आपको टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का वो टेस्ट दोगे। अनिकेत वैसे तो दे रहे हो तुम, ठीक है ना। तो बात समझे, मैं बोल रहा हूं कि दो कर्व के बीच का एंगल जब आप फाइंड आउट करना हो, तो जहां पे दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो दो कर्व, जैसे लेट से मान लो, ये मान लेता हूं, ये कर्व है, ये y इक्वल टू मान लेता है f ऑफ x है। और लेट से ये अनदर कर्व है, लेट से ये y इक्वल टू g ऑफ x है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मान लो gx पे ड्रॉ करोगे तो ये टैंजेंट होगा, और y इक्वल टू f ऑफ x पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल होगा। तो जो टैंजेंट के बीच का एक्यूट एंगल जो होगा, यही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व होगा, ठीक है ना। दो कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके बीच का अगर एंगल निकालना हो तो टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल देंगे। अब बोलोगे कि प्रोसेस क्या होगा, ये थीटा निकालेंगे कैसे। देखो, बहुत सिंपल सा तरीका होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और एट x1 कॉमा y1, ठीक है, ये पुट करोगे तो लेट्स से इसको मैं नाम m1 दे रहा हूं, तो ये f डैश x1 हो जाएगा, समझे। उसी तरह से y इक्वल टू g ऑफ x को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो मान लो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx क्या आएगा, g डैश x आएगा, ठीक है ना, g डैश x होगा। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई कर देना है, तो एट x1 कॉमा y1, तो क्या होगा, इसको लेट से मैं m2 मान लेता हूं, ये हो जाएगा g डैश x1। तो दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके x1 y1 पुट कर देना है, तो दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना है, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा इक्वल टू जो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां से m1 m2 निकाल चुके हैं, इसमें पुट को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। मॉड वैल्यू इसलिए लिया हूं क्योंकि बेसिकली एक्यूट एंगल निकालना है, तो जो ना एक्यूट एंगल निकालना है, इसलिए इस तरह से मैं मॉड ले लिया हूं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस मैं स्ट्रेट लाइन में बताया ही हूं, तो बहुत सिंपल है। आई थिंक इस प्रोसेस को ध्यान ये रखना है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स डिफाइन तभी होगा जब कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। इफ द टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग देन ओनली द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड, ठीक है। तो कर्व इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने के लिए क्या क्या करोगे, सबसे पहले दोनों कर्व को सॉल्व करोगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू g ऑफ x को सिंप्लीफाई करोगे, तो कर्व जहां जहां कट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट पॉइंट ये होगा, जब भी आपको एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालना हो तो सबसे पहले इस दोनों कर्व को सिंप्लीफाई करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालोगे, ठीक है ना।
अब कोई जोड़ी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कितना डिग्री का कर्व ले रहे हो और वो कौन सा कर्व ले रहे हो। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, चाहे एक पॉइंट या दो पॉइंट, फिर दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके जिस पॉइंट पे एंगल बिटवीन निकाल लो कर्व, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देना है, तो स्लोप आ जाएगा। फिर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। तो वहीं से जो थीटा आएगा वही एक्यूट एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कहलाएगा। वैसे भी जानते हो दो लाइन के बीच में दो एंगल बनता है, एक एक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूज। ये एंगल की बात करो तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है, जैसे आप एक्यूट एंगल कमेंट करते हो ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल अंडरस्टूड है कि पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखो दो तीन सब पॉइंट है जो मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स डिफाइन तभी होगा जब कर्व्स इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंगल इज डिफाइंड बिटवीन टू कर्व्स इफ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय फाइंडिंग देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बाय ग्राफिकली। या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का निकाल लो, या ग्राफिकली जो है ना फाइंड आउट कर लो। दूसरा होगा इफ द टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट at more than one point and the angle between curve is found out with respect to each point of intersection। मान लो कर्व जो है ना एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाया, हो सकता है कर्व जो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल if angle between them at each point of intersection is right angle। दो कर्व ऑर्थोगोनल कब होगा, दो कर्व ऑर्थोगोनल तब होगा जब बोलता है कि ये टैंजेंट के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यानी दैट इज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, -1 हो जाना चाहिए। नहीं हो जाएगा तभी तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर अगर जीरो कर दे, 1 प्लस m1 m2 को जीरो कर दे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और tan थीटा अगर अनडिफाइंड होता है तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। निशी क्या कोई प्रॉब्लम है निशी? दो कर्व ऑर्थोगोनल तभी होगा जब हम बोलेंगे कि कर्व आपस में इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करेगा। लेकिन एक चीज गौर करोगे, ये लैंग्वेज मैं क्या लिखा हूं, इफ एंगल बिटवीन देम एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज राइट एंगल। हो सकता है कि कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, हाँ, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। देखो इसको गौर से सुनो, ऐसा हो सकता है कि कर्व जो है ना एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसी तरह से एक y इक्वल टू जी ऑफ एक्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये लेट से y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो यहां पे देख सकते हो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P1 P2 P3। तो यहां पे भी एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा है, यहां पे भी एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा है, और यहां पे भी एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो ही हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। कम ऑन, मैं समझने की कोशिश करो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो उस हर एक पॉइंट पे एंगल अगर 90 डिग्री इंक्लाइंड है दोनों टैंजेंट के बीच में, तो ही हम कहेंगे कि दो कर्व क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। बात समझे? मतलब कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि अगर मान लो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री आ गया, और तीसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री अगर नहीं आता है, 45 आता है या 60 आता है, तो फिर दो कर्व ऑर्थोगोनल नहीं होगा। बात समझे? देखो क्या लिखा हूं, एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two curve are said to be orthogonal if angle between them at each point of intersection is right angle। क्लियर है? मतलब जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, हर एक पॉइंट ऑफ सेक्शंस के रिस्पेक्ट में एंगल क्या आना चाहिए, दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, तो ही हम लोग बोलेंगे कि दो कर्व क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अगर किसी एक भी पॉइंट पे फेल होता है, 90 डिग्री नहीं आता है, तो फिर हम बोलेंगे दो कर्व ऑर्थोगोनल नहीं होगा। और बहुत सिंपल थियरी है, ठीक है ना, निकल जाएगा ना। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे दोनों कर्व को, और पॉइंट आ गया, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर दोगे तो m1 m2 आ जाएगा, और फिर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। पुट कर देंगे तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स आ जाएगा। और जनरली एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा, एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व्स होगा। बात समझे? इसको फाइंड आउट करना, तो चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हम लोग आगे।
रब करें, चलो रब करते हैं और बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखो इसमें इनफैक्ट दो टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो दोनों टाइप का क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। जो टाइप 1 होगा वो ज्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, वैसे टाइप 2 भी आता है बोर्ड में लेकिन कम आते हैं। टाइप 1 ज्यादा आता है बोर्ड में। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं टाइप 1 का, फाइंड एंगल बिटवीन कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला आपको क्या होना चाहिए प्रोसेस, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। तो दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y इक्वेट कर दोगे, यहां से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, यहां से x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो फ्रॉम 1 व्हेन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट आएगा। वो पॉइंट आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा रूट 2 कामा 2 एंड माइनस रूट 2 कामा 2। तो पहला प्रोसेस आपका यही होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, यानी कर्व दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहा है। ये कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रूट 2 कामा 2 और माइनस रूट 2 कामा 2। अब उसके बाद प्रोसेस बहुत सिंपल होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दोगे। सो डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका 2x रहेगा। मान लो रूट 2 अगर फाइंड आउट करते हैं इसका स्लोप क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको मैं m1 मान लेता हूं, ये 2 रूट 2 हो जाएगा। उसी तरह से y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये माइनस 2x हो जाएगा। और ये फाइंड आउट करेंगे रूट 2 कामा 2 पे, तो बताओ m2 क्या होगा इसका m2 हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। और फिर tan थीटा इक्वल टू पुट कर देंगे इसमें m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। तो बताओ पुट करेंगे तो m1 का वैल्यू 2 रूट 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 2 और ये जगह 1 प्लस 2 रूट 2 और ये माइनस हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है, इसका मॉड वैल्यू। यहां से आप फाइंड आउट करोगे tan थीटा, ये हो जाएगा 4 रूट 2 और अपॉन और ये 1 माइनस 2 रूट 2 क्या होगा 8 हो जाएगा। ये बेसिकली 4 रूट 2 बाई 7, माइनस को इग्नोर करोगे, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 रूट 2 बाई 7। ये होगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट द पॉइंट रूट 2 कामा 2। वैसे आप ग्राफ से ना कुछ हद तक आप सिमेट्री से भी पकड़ सकते हो दूसरा पॉइंट पे एंगल बिटवीन इंटरसेक्शंस क्या होगा। जैसे मुझे मान लो माइनस रूट 2 कामा 2 पे निकालना है तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ होगा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। और y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x अगर 0 पुट करोगे तो y जो होगा 4 होगा, यानी पास करेगा 0 कामा 4 से। और क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उस तरह से पाराबोलिक डाउनवर्ड होगा इसका ग्राफ, समझे। ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और क्लियरली दिख रहा है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, ये पॉइंट जो आएगा रूट 2 आएगा और ऑब्वियसली ये पॉइंट जो आएगा आपका माइनस रूट 2 कामा 2 आएगा। अब आप देख सकते हो यहां पे मैंने एंगल बिटवीन कर्व फाइंड आउट किया, ये मैं थीटा फाइंड आउट किया। ज्योमेट्री से क्या लगता है, सिमेट्री से क्या लगता है, आई थिंक सिमेट्री से अगर बात करोगे तो एंगल जो आएगा ना यहाँ पे भी थीटा ही आएगा,
क्योंकि दिख रहा है कि 70 से यहां अगर जो थीटा निकाले वही थीटा यहां पे भी होगा। यानी तो आप फाइंड आउट करके देख लेना, -√2, 2 पे भी एंगल बिटवीन जो आएगा वो बेसिकली tan इनवर्स 4√2/7 आएगा। समझे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं? जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे दूं, जैसे फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the curve y equal to sin x and y equal to cos x. Find the angle of intersection between the curve y equal to sin x and y equal to cos x. तो चलो मैं इसका पिक ले लेता हूं और किसी को कहीं पे डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं, रब करें तो चलो रब करते हैं। तो बहुत सिंपल है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, डिफरेंशिएट करके m1 m2 निकाल लेना है, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देना है तो m1 m2 आ जाएगा। और फिर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से हम लोग थीटा का एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे सेकंड अगर फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स है और y इक्वल टू कॉस एक्स है। इसका सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने के लिए y इक्वेट कर देंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/4, यानी x जो होगा π/4 होगा, 5π/4 होगा, 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करोगे तो 9π/4 होगा। इस तरह से बहुत काफी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो x इक्वल टू अगर π/4 पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें π/4 पुट करेंगे तो sin π/4 1/√2 हो जाएगा। x अगर 5π/4 पुट करोगे तो देखना 5π/4 पे ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में -1/√2 हो जाएगा। यानी फिर x इक्वल टू 9π/4 पुट करोगे तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। यानी ऐसे देखोगे पॉइंट बहुत सारा पॉइंट आएगा, इस तरह का पॉइंट आएगा, यानी π/4 कामा 1/√2, 5π/4 कामा -1/√2, 9π/4 कामा 1/√2। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो y इक्वल टू sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या होगा, cos x होगा। तो एट मान लो π/4 कामा 1/√2 पे अगर फाइंड आउट करते हैं dy/dx, यानी m1 मान लेता हूं तो ये 1/√2 आ जाएगा। π/4 पुट करेंगे x की जगह तो cos π/4 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा कर्व जो है y इक्वल टू cos x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। और इस पॉइंट को पुट करेंगे π/4 कामा 1/√2 तो क्या आएगा, m2 आ जाएगा -1/√2। और फिर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना। इसमें पुट करोगे तो देखना इसका आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपको 2√2 आएगा। तो यहां से थीटा जब निकालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2√2 आएगा। ठीक है ना। यही आपका एंगल बिटवीन कर्व जो आएगा sin x cos x का π/4 कामा 1/√2 पे, वो बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 2√2 आएगा। ठीक है ना। और ग्राफ अगर देखोगे सिमेट्रिसिटी से तो ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे एंगल यही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। ये बेसिकली sin x का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। ठीक है। ये sin x का ग्राफ होगा। अगर cos x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा, 0 पे वैल्यू जो होता है 1 होता है cos का ग्राफ, पाई पे -1 होगा।
फिर 2 पाई पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। तो देखो भाई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट, तो ये पॉइंट जो है ना पाई बाय 4 कामा 1/√2 आएगा। फिर ये पॉइंट जो आएगा आपका 5 पाई बाय 4 कामा -1/√2 आ जाएगा। फिर ये पॉइंट जो आएगा आपका 9 पाई बाय 4 कामा 1/√2 आएगा। और सिमेट्री से देखोगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना सेम ही आएगा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी आपको थीटा ही आएगा सिमेट्रिसिटी से। अगर मान लो सिमेट्रिसिटी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अलग अलग निकालोगे तो एक ही आएगा। यहाँ पे भी आपको देखोगे निकालोगे तो थीटा ही आएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो किसी एक पॉइंट पे मैं निकाल दिया हूं और सिमेट्रिसिटी से आप बोल सकते हो कि हर एक पॉइंट पे एंगल बिटवीन क्या होगा, टेंजेंट tan इनवर्स 2√2 ही होगा। बात समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होता है, उतना टफ नहीं होगा। आई थिंक बनाओगे इस पे क्वेश्चंस बहुत सारा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी मिलेगा और टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। बहुत सिंपल सा तरीका होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे फाइंड द एक्यूट एंगल between the curve y equal to x square minus 1 का मॉड वैल्यू एंड y equal to x square minus 3 का मॉड वैल्यू at their point of intersection ठीक है, जहां when x क्या दिया गया ग्रेटर देन 0 है, x पॉजिटिव है, ठीक है। एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड वैल्यू और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मॉड वैल्यू, ये मुझे फाइंड आउट करना है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालेंगे। तो दोनों के y को इक्वेट कर दोगे, लिख सकता हूं इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मॉड वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो बताओ प्लस लेके सॉल्व करेंगे, माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। फिर माइनस ले सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस √2 लोगे, लेकिन √2 ही लेंगे क्योंकि x पॉजिटिव दिया गया है, ठीक है ना। अगर x पॉजिटिव नहीं लिखा रहता तो हम लोग प्लस माइनस √2 लेते। तो x इक्वल टू √2 ले लिया, तो y इक्वल टू क्या होगा, √2 अगर इसमें पुट कर दिया आइदर 1 या 2 में, तो इसका y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो पॉइंट हमारे पास निकल गया, पॉइंट हमको आ गया √2, 1, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल लिया, उसके बाद कर्व को डिफरेंशिएट करके m1 m2 निकाल के tan थीटा निकाल लेंगे। तो चलो इसका मैं फोटो ले लेता हूं, इस पे कहीं डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, टाइप करो सभी लोग, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, ड्रॉप करें इसको, ठीक है ना। चलो ओके। अब देखो क्या करेंगे, कैसे हम लोग m1 m2 निकालते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड वैल्यू है। अब देखो मॉड कैसे हटाते हैं, पहले भी मैं फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस दिया था 3-4, एक मॉडुलस पे भी दिया था। अब x का वैल्यू क्योंकि √2 है, √2 अगर इसमें पुट करोगे तो √2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा, ये पॉजिटिव है, इसका मॉड को एज इट इज हटा दोगे, बात समझे, और फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डी बाई dx हो जाएगा 2x। तो एट √2, 1 m1 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। उसी तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मॉड वैल्यू है, लेकिन यहां से y का वैल्यू निगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा, क्योंकि x इक्वल टू √2 पे इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आएगा, लेकिन मॉड तो पॉजिटिव होता है। तो जहां पे भी आपको टी बाई dx निकालना है, क्योंकि √2, 1 पे निकालना है, तो वहां चेक कर लेना मॉडुलस पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। इसका मॉडुलस पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज ओपन कर दिया
और √2 पे इसका मॉडुलस निगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन के साथ ओपन किया, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दोगे, ये -2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो m2 का जो वैल्यू आएगा -2√2 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2√2 पुट कर दिया है, और फिर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। इसमें पुट कर दोगे तो 2√2 ये 4√2/7, देखना थीटा जो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4√2/7 आ जाएगा। समझे सभी लोग? तो कोई आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है। सिद्धांत इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सिद्धांत प्लस लेके सॉल्व करोगे तो x² से x² कट जाएगा, तो -1 क्या -3 के इक्वल होगा? -1 -3 के इक्वल नहीं हो सकता ना, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो प्लस लेके जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व जो है ना माइनस करके ले रहे हैं तो सॉल्व हो रहा है। तो जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस, यानी तो मॉड हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो मॉड हट जाएगा। तो देखना वहां से x का वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगा। तो -√2 इसलिए नहीं लिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x पॉजिटिव है, ठीक है। सिद्धांत ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो क्या लिखोगे? y इक्वल टू x² -1 का ग्राफ क्या? x0 पे y, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। देखो ये ग्राफ इसका होगा, ये पॉइंट ऑफ 0, -1 होगा इसका वर्टेक्स। लेकिन इसका होल मॉड का निकालना है, तो होल मॉड का कैसे निकालोगे? नीचे वाला पार्ट डिलीट होकर के मिरर इमेज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, और फिर इस वाले पार्ट को क्या करना है? डिलीट कर देना है। बात समझे? ये ग्राफ हो जाएगा किसका? x² -1 का मॉड वैल्यू का। उसी तरह से मान लो y x² -3 का ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? ये 0, -3 हो जाएगा इसका वर्टेक्स, इस तरह से कुछ होगा, नहीं होगा? और फिर क्योंकि इस पे मॉड लगा रहे हैं तो क्या होगा? नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा, तो इसका मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा 0, 3, ये डिलीट कर देंगे। ये तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बताया हूं। ये ग्राफ जो हो जाएगा y इक्वल टू, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है ना, यही बेसिकली एक √2 बेसिकली 1 आ रहा है, और ये आएगा आपको -√2, 1, क्योंकि x पॉजिटिव लेना था इसलिए ये पॉइंट नहीं लिया, ये पॉइंट लिया। तो √2, 1 पे निकालोगे एंगल बिटवीन टेंजेंट, तो यही आएगा tan इनवर्स 4√2/7। समझे? रब करें इसको। ये पहला टाइप होगा जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इजीली निकल जाता है। तो चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं और भी क्वेश्चंस। देखिए इनफैक्ट 2 टाइप का इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हो गया आपका टाइप 1 जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? निकल जाएगा। अब मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है इसमें। देखो टाइप 2, जैसे फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व y equal to 4x.
क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर नहीं निकालते हो तो क्या एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकलेगा? इसलिए मैं टाइप 2 नाम दिया इसको। हाँ, थोड़ा सा पता नहीं, ये हैंग कर जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, आप सही दिख रहा है? चलो, ठीक है ना, आप सही है ना। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू e के पावर माइनस x/2। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये होगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। और y इक्वल टू e के पावर का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो e के पावर माइनस का ग्राफ क्या होगा? इस तरह से होगा, ये होगा y इक्वल टू e के पावर माइनस x/2 का। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली y एक्सिस को ये 0,1 पे कट करेगा। तो ये तो कट तो कर ही रहा है, लेकिन क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? कट तो कर रहा है। तो जब आपको, देखो गौर से सुनो, जब भी आपको कट कर रहा हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल नहीं सकते हो तो उस पॉइंट को एज्यूम कर लो x1, y1। ठीक है, गौर से सुनो। ये दूसरा टाइप इसलिए मैं नाम दिया हूं। दूसरा टाइप में क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, नहीं निकलेगा आपसे। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा तो आप एज्यूम कर लोगे x1, y1। और x1, y1 लाइज ऑन बोथ द कर्व। दोनों कर्व को क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों कर्व में सेटिस्फाई करवाएंगे तो y1 इक्वल टू e के पावर माइनस x1/2 हो जाएगा। और दूसरे कर्व में सेटिस्फाई करवाएंगे तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 हो जाएगा। बात समझे? तो ये दो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 4। यहां से dy/dx आ जाएगा आपको 2/y। तो बताओ m1 क्या होगा? पॉइंट x1, y1 सेटिस्फाई करवाएंगे तो 2/y1 होगा। और उसी तरह से y e के पावर माइनस x/2 है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर का डिफरेंशिएशन e के पावर होगा और माइनस x/2 का माइनस 1/2 होगा। तो बताओ यहां से m2 क्या हो जाएगा? x1 इसमें पुट कर देंगे तो माइनस 1/2 और e के पावर माइनस x1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से m1 m2 निकाल लेंगे। अब गौर से सुनो, tan थीटा निकालने से पहले ये चेक करोगे कि कहीं m1 m2 -1 तो नहीं है। तो वेरीफाई हम करके tan थीटा वैसे निकालोगे तो tan थीटा वैसे भी अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर m1 m2 -1 आ गया तो tan थीटा का डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। तो जस्ट चेक वेरीफाई करोगे तो m1 m2 क्या होगा? m1 का जो वैल्यू है वो है 2/y1 और m2 का जो वैल्यू है वो है -1/2 e के पावर माइनस x1/2 के इक्वल है, ठीक है ना। अब यहां से देख सकते हो कि y1 जो है e के पावर माइनस x1/2 के इक्वल है। ये कट नहीं जाएगा, y1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। तो यहां से कंफर्म हो रहा है कि थीटा क्या आएगा?
90 डिग्री आएगा। यानी दो कर्व, ये दोनों कर्व क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि ग्राफ से दिख रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलता है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x1 y1 एज्यूम कर लो। x1 y1 को दोनों कर्व में सेटिस्फाई करवा दो, क्योंकि x1 y1 से दोनों कर्व पास कर रहा है, और फिर डिफरेंशिएट मार के पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो तो m1 m2 आ जाएगा। और फिर tan थीटा निकाल लो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से। तो tan थीटा निकालोगे तो यहां दिख रहा है कि m1 m2 माइनस 1 आ रहा है, तो tan थीटा ऑब्वियसली अनडिफाइंड हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। जनरली देखा गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब नहीं निकलता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, बहुत सारे केसेस में ऑर्थोगोनल ही आता है। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू 6 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, आर ऑर्थोगोनल, देन फाइंड बाय, मुझे b का वैल्यू चाहिए। b का वैल्यू क्या होगा, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर नहीं, by स्क्वायर इक्वल टू 6 है, आर ऑर्थोगोनल, देन फाइंड b। बोला ये दोनों कर्व जो है ऑर्थोगोनल है, तो बोल रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा। वो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 6x और दूसरा कर्व है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 6 है। तो ऑब्वियसली क्या यहां पे भी देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफिकल्ट है, एज्यूम कर लोगे लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी x1 कामा y1, ठीक है ना। और ये दोनों पॉइंट, दोनों कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दोगे। दूसरे कर्व को सेटिस्फाई करवाओगे तो 9x1 स्क्वायर अब प्लस by1 स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 6x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा 6 के इक्वल। यहां से डी बाई डी एक्स निकालोगे तो 3/y हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट x1 कामा y1 यहां से m1 क्या आ जाएगा, यहां से m1 हो जाएगा 3/y1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकेंड कर्व जो है 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 6, तो ये 18x प्लस ये हो जाएगा 2by इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से डी बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 18x बाय 2by, ठीक है ना। तो एट x1 कामा y1 m2 क्या हो जाएगा, इसका m2 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो 9x1 बाय by1 हो जाएगा। समझे सभी लोग। तो यहां से मैंने m1 m2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और क्योंकि कर्व ऑर्थोगोनल है, कर्व अगर ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो m1 का जो वैल्यू है वो 3/y1 है और m2 का जो वैल्यू है वो -9x1 अपॉन by1 है इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 27x1 इक्वल टू हो जाएगा by1 स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 3 27x1 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो by1 स्क्वायर हो जाएगा। अब y1 स्क्वायर किसके इक्वल है, y1 स्क्वायर 6x1 के इक्वल है, इसमें पुट कर दोगे तो 27x1 इक्वल टू b इंटू हो जाएगा 6x1। यहां से x1 से x1 कट जाएगा, यहां से b का जो वैल्यू आएगा वो 27 आएगा। ये इसका आंसर होगा। मतलब इक्वेशंस 1 और 2 को यूज करना है, ठीक है ना इसमें। और फिर यहां से x1 y1 को एलिमिनेट करके हम b निकाल दिए हैं। इक्वेशन 1 से y1 स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए हैं 6x1, और x1 से x1 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू आएगा 27/6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करोगे तो 9/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू जो है 9/2 आएगा। समझे सभी लोग। कहीं पे डॉट हो तो पॉइंट आउट करो इस क्वेश्चंस में। मतलब मोटो ये है टाइप 2 में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब नहीं निकलेगा x1 y1 एज्यूम करो, कर्व को सेटिस्फाई करवाओ, m1 m2 निकालो, m1 m2 निकालते वक्त उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो y1 x1 y1 को, और कर्व ऑर्थोगोनल है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करो, वहां से b का वैल्यू निकल जाएगा। इसको पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछा गया है। टाइप 2 क्वेश्चन ही ज्यादातर आया मेंस में, ठीक है। अब कहें एक और क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस ले लेता हूं, यूनिफॉर्म है इस पे। तो ये टाइप 2 कहलाएगा, जिसमें जनरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस नहीं निकालेंगे।
जब निकलता है तो निकाल लेंगे, जब नहीं निकलता है तो नहीं निकालेंगे। उस केस में x1 y1 एज्यूम कर लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब सोच सकते हो कितना इजी है, डिफरेंशिएशन इजी है, फॉर्मूला नहीं है, तो ये सब चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब अगर इसका थ्योरी पढ़ लो तो आप इजिली मेंस क्लियर कर सकते हो इस सब चैप्टर से। इसलिए डीपीपी मैं दे रहा हूं, लगभग 10 डीपीपी बना के रखा हूं, फटाफट बनाते जाओ, एवरीडे 2-2 डीपीपी। वैसे मैं स्टडी मटेरियल सेक्शंस में अपलोड कर चुका हूं डीपीपी। चलो ये क्वेश्चंस और लेता हूं। देखो ये भी क्वेश्चंस मेंस में है, बोर्ड में भी आपको है। ये थर्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे सो दैट द कर्व 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल if k square equal to 8। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोले सो दैट द कर्व 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ k स्क्वायर इक्वल टू 8। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एज्यूम कर लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली वेरिएबल के टर्म में एक कर्व है k के टर्म में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वैसे तो k के टर्म में आएगा, लेकिन इतना करने क्यों जाएंगे? ठीक है, जब भी ऑर्थोगोनलिटी की बात होगी ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटर है कि मत निकालो, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल पे कट कर रहा है, दैट मींस ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है। तुम एज्यूम कर लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी x1 कामा y1 एज्यूम कर लोगे, और ये दोनों पॉइंट दोनों कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दोगे और 2x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है ना? और फिर दोनों कर्व को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दोगे, तो 2 इक्वल टू 2y dx, यहां से dx हो जाएगा 1 बाय, ठीक है, 1 बाय y हो जाएगा। यहां से एट x1 y1 स्लोप क्या हो जाएगा? इसमें पुट कर दोगे तो 1 बाय y1 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड कर्व जो है 2xy इक्वल टू k है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v पे, तो y x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू y और प्लस x और y का डिफरेंशिएशन dx, और k कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से dx निकालोगे तो माइनस y बाय x आएगा। तो एट x1 y1, लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूं m2, निकालोगे तो y1 अपॉन x1 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर रहा है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बात समझे? और m1 का वैल्यू है 1 बाय y1, m1 का जो वैल्यू है 1 बाय y1 है, और m2 का वैल्यू जो है -y1 बाय x1 है, इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस कट जाएगा, y1 से y1 कट जाएगा, तो x1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो x1 1 आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से y1 क्या आ जाएगा? x1 अगर 1 आ गया तो y1 आपका प्लस माइनस √2 आ जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से k इक्वल टू क्या है? k इक्वल टू आपका 2x1 y1 है, इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा? 2 और ये 1 और ये प्लस माइनस √2, यानी जो k का वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8k इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझे? सेकेंड टाइप, मतलब सेकेंड टाइप के थ्रू मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है नहीं निकलेगा तो x1 y1 एज्यूम करके बनाओगे। इस टाइप का भी क्वेश्चंस काफी आता है, देखो काफी इंपॉर्टेंट होगा। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p such that the equation px square equal to ln x
has exactly one solution. Find possible values of p such that the equation px square equal to ln x has exactly one solution. बोला p का वो वैल्यू निकालो जिससे कि इस इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन हो, px स्क्वायर इक्वल टू ln x, वो इक्वेशन है. तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको? तो चलो इसका मैं एक पिक ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, रब करें इसको. ये भी क्वेश्चंस मेंस में आ चुका है. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? काफी अच्छा क्वेश्चंस है. इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस हो तो क्या करेंगे, एज्यूम कर लोगे y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू ln x. अब ये दोनों कर्व को पी एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू ln x को कर्व को अगर ड्रॉ करें तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए. अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो या टच कर रहा हो तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशंस के क्या आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएंगे. बात समझे? किसी इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशंस का मतलब क्या, कि लेफ्ट और राइट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पे या तो टच करना चाहिए या कट करना चाहिए, यही ना. अब देखो मैं दो केस लेता हूं. फर्स्ट केस ले रहा हूं व्हेन p जब लेस देन इक्वल टू 0 लोगे. तो जब p लेस देन इक्वल टू 0 लोगे, जब p निगेटिव है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो इस केस में इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड हो जाएगा. ये ग्राफ होगा y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर का, और y इक्वल टू ln x का ग्राफ तो आप जानते हो बेस 1 से ग्रेटर है, ये होता है y इक्वल टू ln x का ग्राफ. ये क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ ऑलवेज क्या करेगा, इसको कट करेगा. तो व्हेन p लेस देन इक्वल टू 0 then there will be only one point of intersection. Then there will be only one point of intersection of two curve. इस दोनों कर्व का क्या होगा, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी p लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्यूशन हो सकता है. ठीक है ना. अब दूसरा केस लेंगे जब हम p जो है ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं. तो व्हेन जब p ग्रेटर देन 0, तो बताओ p जब ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ग्राफ क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक अपवर्ड हो जाएगा. इस केस में ग्राफ इस तरह से होगा, पैराबोलिक अपवर्ड. ये होगा पी एक्स स्क्वायर का ग्राफ. और फिर y इक्वल टू ln x का इस तरह से ड्रॉ करना है कि दोनों ग्राफ क्या कर जाए, टच कर जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही सॉल्यूशन हो. बात समझे? p का वैसा वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कि जिससे कि ये दोनों ग्राफ टच कर जाए. मान लेता हूं टचिंग पॉइंट इसका x1, y1, क्योंकि मुझे इसका एक ही सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए मैं ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया हूं जिससे कि ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट पे टच करें. बात समझे? तो एक ही पॉइंट पे टच करें, क्योंकि इस इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन चाहिए. क्योंकि अगर थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करोगे तो कट कर जाएगा. तो p का वैल्यू निकालना है जिससे ये दोनों कर्व टच कर जाए. उस केस में भी क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा. तो कैसे निकालेंगे? देखो px1, y1 दोनों ही कर्व पे, तो दोनों कर्व को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे. तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, px1 स्क्वायर, और दूसरे कर्व में सेटिस्फाई करवाएंगे तो y1 इक्वल टू ln x1 हो जाएगा. और फिर y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे. तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2px. तो बताओ एट x1, y1 पे इसका जो स्लोप होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका 2px1. उसी तरह से दूसरा कर्व है ln x, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/x हो जाएगा. तो एट x1, y1 इक्वल टू क्या होगा, ये m2 जो हो जाएगा आपका 1/x1 हो जाएगा. अब देखो ये क्वेश्चंस का पर्पस यही था कि अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करेंगे.
कौन सा थ्योरी लगाएंगे जिससे कि दो कर्व इंटरसेक्ट नहीं टच करे, सॉरी क्या थ्योरी लगाएंगे जिससे कि दोनों कर्व टच करे? देखो यहां मैं लिख देता हूं, इफ टू कर्व्स touches each other at p x1 y1, अगर दोनों कर्व अगर x1 y1 पे टच कर रहा है, then slope of tangents of two curves are equal. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाया हूं, ये ध्यान रखना है। तो जब भी कहीं पे किसी भी क्वेश्चंस में थ्योरी में आपको लिखा हुआ है कि दो कर्व टच कर रहा है, तो ये वाला थ्योरी यूज करना है कि टेंजेंट्स क्या होगा, पी पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, कर्व के इक्वल होंगे। बात समझे? तो दो कर्व टच करेगा, तो जब भी लिखता है कि दो कर्व टच कर रहा है तो टेंजेंट दोनों का उस पॉइंट पे क्या करता है, इक्वल कर देना है। तो बताओ क्या करेंगे, थ्योरी लगाएंगे तो इस दोनों का टेंजेंट इक्वल कर देंगे, यानी m1 इक्वल टू क्या करेंगे, m2। तो m1 का वैल्यू है 2px1 और m2 का जो वैल्यू है वो 1/x1 है, ठीक है ना। तो यहां से देखोगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2p, ठीक है ना। तो x1 स्क्वायर किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर का वैल्यू यहां से लिख सकता हूं, y1 इक्वल है तो इसको लिख सकता हूं p x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ln x1। दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल कर देंगे। यहां से x1 स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया आपका 1/2p आ गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि p x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ln x1। कर देंगे तो x1 हो जाएगा 1/2p का होल स्क्वायर और इक्वल टू ln ऑफ, और इसमें पुट कर देंगे 1/2p, ठीक है ना। ये p से p कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये ln ऑफ 1/2p हो जाएगा। और लॉग का वैल्यू कौन तभी आ जाएगा 1/2p जब e के इक्वल लेंगे, यानी p का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2e हो जाएगा। यहां से p का वैल्यू निकल जाएगा, और चाहो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। p का वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो इसमें x1 आ जाएगा, जब x1 आ जाएगा तो y1 आ जाएगा, तो x1 y1 भी निकल जाएगा। बात समझे? p का वैल्यू जब 1/2e लेंगे तो ही ये दोनों कर्व टच करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा p बिलोंग्स टू होगा -∞ से 0 और यूनियन 1/2e, यानी निगेटिव p के निगेटिव के सभी वैल्यू पे एक सॉल्यूशन आएगा, और जब p पॉजिटिव लेंगे तो उस केस में एक ही वैल्यू होगा 1/2e, जिस पे दोनों कर्व टच करेगा तो एक सॉल्यूशन आएगा। बात समझे सभी लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें थ्योरी मैं यही लगाया हूं कि जब भी दो कर्व कहीं पे लिखता है कि टच कर रहा है तो उस पॉइंट पे क्या करना है, दोनों कर्व के टेंजेंट के स्लोप को इक्वल कर देना है। किसी को कहीं डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? निशी, सिद्धांत, अनिकेत, आयुष, अभी कोई बहुत कम लोग जुड़ रहा है लाइव में, और लास्ट मोमेंट में बोलेगा ये छूट गया वो छूट गया, हम किसी का कवर नहीं करने वाले हैं। सब एकदम रेस्ट कर रहा है, फरमा रहा है। चलो नो, कोई डाउट नहीं है, चलो ओके।
तो इसको बनाओगे, ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो पूछोगे। अब देखो टैंजेंट नॉर्मल में एक लास्ट पॉइंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। बहुत लोग मेरे से 11th में पूछ रहा था कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे प्रोसेस फाइंड आउट करने का, पैराबोला में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व से रिलेटेड। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली हम यहां एज्यूम करें कि कर्व इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर कर्व इंटरसेक्ट कर दिया तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझे? तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कर्व इंटरसेक्टिंग नहीं है। दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, जस्ट मैं एक लाइन लिख रहा हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व। ऑब्वियसली कर्व नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉन इंटरसेक्टिंग और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, मतलब एब्रप्टली टर्न नहीं लेना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल कर्व इज ऑलवेज along their common normal, always along their common normal, ठीक है। whenever defined, कॉमन नॉर्मल डिफाइंड होना चाहिए। So, बस वह एक लाइन लिखा हूं और यही लाइन आपको ध्यान रखना है। जब भी दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, लेकिन दो कंडीशन है, कर्व इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए। कर्व अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। और कर्व रेफरेंसेबल होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब एब्रप्टली टर्न नहीं लेना चाहिए, स्मूथली टर्न लेना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं दोनों कर्व का जो कॉमन नॉर्मल होगा, याद करो मैं कॉमन नॉर्मल बहुत मैं हिंट दे रहा था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे दो कर्व का कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो कर्व का, ठीक है। जैसे देखो मैं दो कर्व ऐसे ही रफली ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लो ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और लेट से, ठीक है, ये लेट से जैसे मान लो ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। ये दो कर्व मैं ड्रॉ किया। अगर गौर करोगे जहां पे टैंजेंट दो कर्व का आपस में पैरेलल होगा, वहीं पे क्या होगा कि दो कर्व का नॉर्मल कॉमन होगा। जहां पे टैंजेंट दोनों कर्व का पैरेलल होगा वहीं पे जाकर के दोनों कर्व का क्या होगा, सॉरी, दो टैंजेंट अगर पैरेलल होगा तो वहीं पे, जैसे मान लो यहां पे देखो टैंजेंट जो है यहां ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आप यहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यहां पे देख सकते हो दोनों टैंजेंट आपस में पैरेलल है। ये जो कहलाएगा आपको कॉमन नॉर्मल।
ये थ्योरी समझ में आया कि फिर से एक्सप्लेन करूं? एक बार सभी टाइप करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, रिपीट कर दीजिए, ठीक है? देखो नीचे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है? कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होता है। कॉमन नॉर्मल कहां पे होगा? कॉमन नॉर्मल वहीं पे होगा जहां पे दोनों कर्व का जो टेंजेंट होगा आपस में पैरेलल होगा। जैसे ये मैं डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किया ना, ये कॉमन नॉर्मल होगा, क्योंकि ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और ये सेकंड टेंजेंट पे भी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसके अलोंग होगा। मैं बोल रहा हूं कि क्या करेंगे, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप को इक्वल कर देंगे, तो वहां से एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट कर्व के साथ तो पॉइंट ए आ जाएगा, और सेकंड कर्व के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है, देखो आई थिंक क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे अनिकेत तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x माइनस टू एंड द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो पहला कर्व मैं स्ट्रेट लाइन ले लिया और दूसरा कर्व आपको पैराबोला लिया हूं। देखो इसका इक्वेशन, इसका कर्व क्या होगा? इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। और मान लेता हूं ये स्ट्रेट लाइन है जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल जहां पे टेंजेंट होगा ना, वहीं पे शॉर्टेस्ट होगा, यानी इस दोनों पैराबोला और लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट होगा, यानी ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो मान लेता हूं इस पॉइंट को P, ये मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। PA का लेंथ ही क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। तो ये PA का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, ये सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा पैराबोला और लाइन के बीच का। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। y इक्वल टू क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो dx क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना? और फिर y इक्वल टू x माइनस 2 है, इसका स्लोप क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 आएगा। अब दोनों का स्लोप क्या करना है? इक्वल कर देना है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 कर देना है। यहां से 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1। समझे? तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1 कमा, इसमें पुट कर देना, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें पुट करना है -1, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, ये पॉइंट आ जाएगा। -1 कमा 0 हो जाएगा। और जो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर -1 इसमें पुट कर दोगे तो -3 हो जाएगा। बात समझे कैसे हम लोग a और b का पॉइंट निकालें? जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बोलता है निकालने के लिए, तो दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप को इक्वेट कर दो, वहां से एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को सॉल्व कर दोगे फर्स्ट कर्व के साथ तो पॉइंट आ जाएगा P, और दूसरे कर्व के साथ सॉल्व कर दोगे तो पॉइंट आ जाएगा A। और जब A और P और A पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा? ये डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 और प्लस ये 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 के इक्वल आएगा। क्या दिया इसका आंसर जो है 3/√2 लिखा हुआ है। कहां गलती किया हो? 2x1 प्लस 3 माइनस 2, ये -1 हो जाएगा। -1 इसमें पुट करेंगे तो -3, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और -1 इसमें पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो y1 माइनस y2 अपॉन या आप परपेंडिकुलर लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? मान लो ये PA का लेंथ आप निकाल सकते हो। यहाँ पे बेसिकली x1 y1 यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, तो ये P आ जाएगा, और परपेंडिकुलर PA क्या हो जाएगा? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन। इस लाइन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बताया कैसे निकालते हैं हम लोग। ये पुट कर दोगे पॉइंट -1, 0 इसमें, ये -1 -0 और -2 का मॉड वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 3/√2 हो जाएगा। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बात समझे? P निकालोगे, यहाँ पे x1 y1 जो है ना, यहाँ पे जब आप पॉइंट सेटिस्फाई करवाओगे x1 y1, ये बेसिकली 2x1 प्लस 3 आएगा, ये 2x1 प्लस 3, यहां से x1 निकल जाएगा और x1 इसमें पुट कर दोगे तो y1 आ जाएगा, यानी P पॉइंट निकल जाएगा, और फिर एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे तो ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3/√2। नहीं 3 नहीं होगा, 3/√2 होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि x1 y1 निकलेगा P पे,
तो P कोऑर्डिनेट आ जाएगा, A कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, क्योंकि A कोऑर्डिनेट पे x2 y2 होगा ना, दूसरा पॉइंट होगा। तो P पॉइंट आ जाएगा, और लाइन से हम लोग किसी पॉइंट का डिस्टेंस आप जाते हो, पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। समझे सभी लोग? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका 3/√2 होगा। मतलब लॉजिक यही है कि आपको स्लोप को इक्वल करना है, दोनों कर्व के स्लोप को इक्वल करना है, या नहीं तो आपको नॉर्मल का इक्वेशंस निकालना है। रब करें इसको। देखो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं तो मुझे लगता है और क्लियर होगा आपको। जैसे देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व xy इक्वल टू 9 एंड x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये मुझे फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व xy इक्वल टू 9 एंड x² प्लस y² इक्वल टू 1। यानी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया हूं और एक सर्किल लिया हूं। तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे एक सर्किल हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये कर्व हो जाएगा xy इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² इक्वल टू 1। अगर यहां पे देखोगे तो कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसी पॉइंट पे आएगा कॉमन टेंजेंट। नहीं सॉरी, कॉमन टेंजेंट नहीं, टेंजेंट पैरेलल होगा, यानी इसी पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? कॉमन होगा। एक तो ये हो सकता है, या नहीं तो यहां पे हो सकता है। सिमेट्री से बोल सकते हो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी होगा, यानी कॉमन नॉर्मल की बात करें तो ये ही आपका कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉमन नॉर्मल। इसी के अलाउंग क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B। अब देखो डायरेक्टली आप जो है ना, या तो याद रख सकते हो कि सर्किल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो कॉमन नॉर्मल होगा, सिमेट्री से भी दिख रहा है, यह y इक्वल टू x होगा। ठीक है, डायरेक्टली याद रखोगे। अब बोलोगे कि ये कॉमन नॉर्मल निकालेंगे कैसे? बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वेट कर देना, वहां से y इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है अनिकेत? तो डायरेक्टली सर्किल पर्टिकुलरली जो जिसका सेंटर सेम हो, ऑरिजिन सर्किल का भी सेंटर है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी सेंटर ऑरिजिन है, तो ध्यान रखना इस दोनों का कॉमन नॉर्मल सेम ही होगा। y इक्वल टू x ही इसका कॉमन नॉर्मल होगा। वैसे भी मैं बताया हूं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में, यही इसका क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। किसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ठीक है, और ये लाइन कहलाता है कंजुगेट एक्सिस। तो y इक्वल टू x ही इसका कॉमन नॉर्मल होगा। किसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और सर्किल का तो होगा ही, क्योंकि जानते हो सर्किल अगर कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास कर जाए तो उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर ही सर्किल में क्या होता है? नॉर्मल कहलाता है। बात समझे? तो y इक्वल टू x ही नॉर्मल होगा, हाइपरबोला का भी और सर्किल का भी। दैट मींस ये कॉमन नॉर्मल होगा दोनों कर्व का। अब कॉमन नॉर्मल जब होगा तो ए का कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकालोगे? y इक्वल टू x पुट कर दोगे तो क्या होगा? इसमें पुट करोगे तो x इंटू एक्स इक्वल टू 9, x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3, यानी x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, और 3 इसमें पुट कर दोगे तो y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 3 होगा। तो ये बेसिकली a' आ जाएगा -3, -3 निकल गया।
और फिर y इक्वल टू एक्स को सर्किल के साथ सॉल्व करोगे तो y की जगह x पुट कर दोगे तो यहां से 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। यानी b का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको 1/√2 कामा 1/√2 हो जाएगा, और जो b डैश है, b डैश का कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस 1/√2 कामा माइनस 1/√2, और फिर उसके बाद जो AB लेंथ होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स हो जाएगा 3 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा √2 और इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 माइनस √2, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√2 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, √2 से √2 कट जाएगा, ये 3√2 माइनस 1 होगा। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चंस ध्यान रखना है, y इक्वल टू एक्स जो होता है सर्किल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉमन नॉर्मल होगा। कंडीशन ये है कि दोनों का सेंटर कॉन्साइड करना चाहिए और सेंटर ऑरिजिन होना चाहिए। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, जैसे इसका देखो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेता हूं इस लेंथ को, लेट से इसको मैं PA लेंथ मान लेता हूं। लेट PA इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें दोनों तरफ मैं रूट ले लेता हूं, तो PA इक्वल टू लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं लेट से फॉर z मान लेता हूं, ठीक है ना, इसको z मान लेता हूं। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया और ये मीनिंगफुल होगा। ये क्या होगा मीनिंगफुल, ये कहा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -2, 1 एंड x, y, या पहले x, y लिख दो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x, y एंड -2, 1 डिस्टेंस फॉर्मूला से। बात समझे क्या किया है? इस एक्सप्रेशन को मैंने z एज्यूम कर लिया और दोनों साइड मैंने रूट ले लिया, तो ये मीनिंगफुल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से ये बोल सकते हो, ये डिनोट करता है डिस्टेंस 2 पॉइंट x, y और -2, 1 के बीच के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो नहीं हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझे? अब मुझे और x, y किस पे रिवॉल्व कर रहा है? x, y इस सर्किल पे रिवॉल्व कर रहा है। यहां लेस देन इक्वल टू ले रहा हूं, मतलब पॉइंट इनसाइड है। S1 निगेटिव है, दैट मींस पॉइंट इनसाइड है। तो इस सर्किल को ड्रॉ कर लो। तो बताओ इस सर्किल को ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? इसका सेंटर क्या होगा? 1, -1। तो 1, -1, तो सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1, -1। इसके सेंटर को मैं C मान लेता हूं और रेडियस इसका 2 है। रेडियस 2 है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू √2 हो जाएगा। तो रेडियस 2 है तो ऑरिजिन को कंटेन करते हुए आएगा। बात समझे? ये मैं सर्किल ड्रॉ कर लिया। इस सर्किल का जो सेंटर है 1, -1 है और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस आपका 2 के इक्वल है। सो ये लेस देन इक्वल टू मतलब x, y इस पे है, ठीक है ना। x, y मूव कर रहा है, इक्वल रहेगा तो सर्कमफ्रेंस पे और लेस है तो मतलब अंदर है। और -2, 1 कहां पे होगा? -2, 1, तो -2, 1 बोल सकते हो कहीं यहां पे होगा, -2, 1। तो मान लेता हूं ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट -2, 1 है, इसको मैं A मान लेता हूं। अब बताओ A पॉइंट फिक्स है, ठीक है ना, और x, y इस सर्किल पे रिवॉल्व कर रहा है और वो पॉइंट या तो अंदर है या सर्कमफ्रेंस पे है और मुझे इसको शॉर्टेस्ट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। सॉरी, रूट z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक लाइन आप ड्रॉ कर दो A से पास करते हुए और सेंटर से पास करते हुए।
तो बताओ x कॉमा वाई अगर हम यहां पे ले लें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पे ले लें x कॉमा वाई तो मैक्सिमम हो जाएगा इससे डिस्टेंस। बात समझे, x कॉमा वाई इस सर्किल पे मूव कर रहा है, तो a से मुझे ये डिस्टेंस को मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो मिनिमम कब होगा, जब x कॉमा वाई सर्किल के यहां पे आ जाए, सर्कमफ्रेंस पे, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। और मूव करते करते x कॉमा वाई अगर यहां पे आ जाए, सर्किल के इस कॉर्नर पे आ जाए, तो a से q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो बात समझे कि रूट जेड का क्या लगता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, रूट जेड का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो AP के इक्वल होगा। बात समझे। अच्छा, AC का लेंथ निकाल सकते हो। AC का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से AC का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा -2 -1 9 प्लस और 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 4, ये रूट 13 हो जाएगा। बात समझे, ये जो है 1 कामा -1 है। तो AC का लेंथ हो जाएगा -9 और ये -1 प्लस 9, ये सही है ना, रूट 13 हो जाएगा। तो बताओ AP का लेंथ कैसे निकालोगे। AP का लेंथ अगर निकालना है तो AC में से रेडियस को घटा देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं AC -r, और AC का लेंथ निकल चुका है रूट 13, तो रूट 13 -2 हो जाएगा। और दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो Z का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा रूट 13 -2 का होल स्क्वायर। समझे। और रूट Z मैक्सिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, वो AQ के इक्वल होगा। और AQ का लेंथ क्या होगा, AC प्लस रेडियस हो जाएगा, और AC है रूट 13 और प्लस रेडियस इसका 2 है, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो Z का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट 13 + 2 का होल स्क्वायर। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये इसका रूट 13 - 2 का होल स्क्वायर मिनिमम वैल्यू होगा। एक बार सभी लोग टाइप कर दो कि समझ में आए कि नहीं चीजें। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ यूज हो रहा है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से मैं बना रहा हूं। हाँ अनिकेत, मैं बोल रहा हूं कि ये जो डिनोट कर रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है, x, y और -2, 1, ये जो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला से। लेकिन ये पॉइंट फिक्स है और मूव कर रहा है ये पॉइंट x, y, और ये पॉइंट x, y किधर मूव कर रहा है, एक सर्किल पे मूव कर रहा है। मतलब पॉइंट या तो सरकमफ्रेंस पे अगर इक्वल है तो, और लेस है तो इनसाइड है, यानी x, y या तो इस पे मूव कर रहा है। और a पॉइंट जो है -2, 1 वो फिक्स है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली a फिक्स है। और p पॉइंट यहाँ मतलब ये पॉइंट जो है x, y कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ। तो बोलो x, y अगर यहाँ लेंगे तो इससे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये रूट जेड मिनिमम हो जाएगा AP। और यही x, y कहीं कहीं यहाँ पे जाकर के लेते हैं Q पे, तो a से पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्डेड है ना, x, y इस पे रिवॉल्व कर रहा है, या तो सरकमफ्रेंस पे या तो इनसाइड द सर्किल है। तो कहीं पे भी x, y लेना है जिससे कि a -2, 1 से डिस्टेंस x, y का क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, यानी तो मैक्सिमम हो जाए। तो मिनिमम कब होगा, जब p हम यहां पे ले लेंगे x, y, p बेसिकली क्या है, x, y है, ये x, y है, तो मिनिमम हो जाएगा। और a से इस पॉइंट से डिस्टेंस x, y अगर यहां पे ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। मैंने क्या किया, AC निकाल लिया, सेंटर से इसका डिस्टेंस निकाल लिया, रूट 13 आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि AP कैसे निकालोगे, रूट जेड का मिनिमम वैल्यू, इसका डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब हम P यहां लेंगे, यानी AP के इक्वल हो जाएगा। और AP कैसे निकालेंगे, AC में से इस रेडियस को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा AP, और AC का वैल्यू रूट 13 है, तो रूट 13 और -2, ये रेडियस 2 के इक्वल है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मुझे ये जेड निकालना था, रूट जेड नहीं निकालना है, मुझे जेड निकालना था, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट 13 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, AQ हो जाएगा। AQ क्या हो जाएगा, AC प्लस रेडियस हो जाएगा, वही लिखा AC प्लस रेडियस, AC रूट 13 के इक्वल है और +2, और दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अनिकेत किस स्टेप में नहीं समझ में आया, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, चलो ओके।
देखो एक क्वेश्चन और, जैसे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस x1 स्क्वायर और माइनस 16 अपॉन x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर x1 बिलोंग कर रहा है 0 से 2√2 एंड x2 बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू है, x2 जो है ठीक है r प्लस है, 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, x2 जो है 0 से इन्फिनिटी है। देखो जैसे रेंज की बात करोगे ना तो आयुष मैक्सिमम मिनिमम, अगर रेंज की बात करो तो कहाँ कहाँ हम लोग निकाले हैं, हम लोग सीक्वेंस सीरीज में डील किए हैं एम ग्रेटर देन जीएम में, वहां पे किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम निकाल, हम लोग रेंज डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते थे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग डिस्कस किए हैं, इवन आपको कहां पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग ट्रिगोमेट्री में भी डिस्कस किए हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, और बहुत डिटेल में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या, रेंज निकालना है, रेंज हम लोग फंक्शन में डिस्कस किए हैं। जो अगला चैप्टर नहीं, उससे अगला चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप देखो कि मैक्सिमम मिनिमम इसका निकालना है, ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली, हाँ रिलेशन एंड फंक्शन में भी इसी निकाले हैं, मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना प्योरली बेस्ड ऑन इसी का है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व का ही है। अब क्वेश्चंस पूछने का तरीका देखो कैसे है, तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको। मैं डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि आइडिया लगे, आप सोच पाओ। एक ही टाइप का 5 क्वेश्चंस ले लें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट आप पूछो, क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी में एक ही टाइप का क्वेश्चंस है, उसमें अगर डॉट होता है तो आप पूछ सकते हो। जैसे इसमें देखो, इसको क्या करोगे, जेड मान लोगे, सो लेट जेड इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस √8 माइनस x1 स्क्वायर और माइनस 16 बाय x2 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लो तो ये मीनिंगफुल बन जाएगा। सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस x1 स्क्वायर और 16 बाय x2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया। अब ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल इसलिए है, ये डिनोट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 कॉमा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस x1 स्क्वायर एंड x2 कॉमा 16 बाय x2। ये समझ में आया सभी को, ये मीनिंगफुल है, ये डिनोट कर रहा है 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, x1 कॉमा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस x1 स्क्वायर और x2 कॉमा 16 बाय x2, इसी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा। और ये बेसिकली इस कर्व पे रिवॉल्व कर रहा है। ये किस पे रिवॉल्व कर रहा है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस x स्क्वायर पे रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो रिवॉल्व कर रहा है y इक्वल टू 16 बाय x पे रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये xy इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। मतलब ये सर्किल है और ये क्या है, हाइपरबोला है, और इसके बीच का क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझे, और इसका मैं निकाल चुका हूं आपको, सर्किल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल चुका हूं। यानी ये दो कर्व के बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो बहुत इजीली निकाल लेंगे हम लोग। सर्किल जो है यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, और ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है अलोंग कॉमन नॉर्मल होता है, तो ये y इक्वल टू एक्स के अलोंग होगा, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 16 है, y इक्वल टू एक्स और एक्स वाई इक्वल टू 16 को सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा। और मान लो ये b मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करोगे ये वैल्यू कितना आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो b का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको 2,2 आ जाएगा। समझे? सो रूट z का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, रूट z का मिनिमम वैल्यू ab होगा। समझे? इस दोनों के बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब इस दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, और ग्राफ पे दिख रहा है इस दोनों कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ab होगा।
ठीक है ना, निगेटिव आएगा तो देखना एक पॉइंट इधर भी आएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही आएगा, तो ए बी का लेंथ नहीं निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू 4 हो जाएगा प्लस 4 यानी 8 यानी 2√2 हो जाएगा, और यानी दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 8 के इक्वल। इंटीजर्स में पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस लेवल में। समझे सभी लोग? किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है आयुष, एकदम इस बार क्लियर करना है कि नहीं मेंस और एडवांस भी? हमको मेंस क्लियर से नहीं है, मेंस सभी लोग क्लियर करता है, हमसे जो पढ़ता है वो मेंस जो है ना अच्छा स्कोर करता ही है, एडवांस क्लियर करना है। अनिकेत आयुष हो गया, एकदम एक बॉन्डनेस बनाओ, एकदम फाइट दो, संडे को जो टेस्ट ले रहा है उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। रब करें इसको। निशी, निशा कहाँ गई? सब एकदम जो है ना लाइव में बहुत कम लोग आ रहे हैं, चलो इसको रब करते हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मोनोटोनोसिटी देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे देता हूं, इसको बना के मेरे को सब लोग सेंड करोगे, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, इसको बनाओगे और काफी अच्छा क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है ना। जैसे देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल drawn to the graph of the functions y f of x equal to sin of x square by x, जब x 0 के इक्वल नहीं है और f of 0 पे 0 है एट द ऑरिजिन। तो ए ऑप्शन में दे रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 0, बी ऑप्शन में x माइनस वाई इक्वल टू 0, सी ऑप्शन में y इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन में x इक्वल टू 0। तो बनाओगे ये सब क्वेश्चंस। ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a into x plus a sin of x by a, at which the tangents are parallel to the x-axis, lie on a ऑप्शन में सर्किल, बी ऑप्शन में पैराबोला, सी ऑप्शन में लाइन और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। जैसे द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 एंड 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यू इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू इक्वल टू 2 आर ऑर्थोगोनल फॉर, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, p इक्वल टू 3,
बी ऑप्शन में p इक्वल टू -3, सी ऑप्शन में नो वैल्यू ऑफ p और डी ऑप्शन में p इक्वल टू +-3। तो बनाओगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। कुछ आईटी का क्वेश्चंस ले लेता हूं। एक्चुअली मैथ में जो ना जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना बेहतर होते चला जाएगा। कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं है जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजीली बन जाएगा। जैसे देखो 2001 में ये क्वेश्चंस आया था, फोर्थ, द triangle formed by the tangent to the curve f of x equal to x squared plus bx minus b, ठीक है, at the point 1, 1 and the coordinate axis। ठीक है, coordinate axis lies in the first quadrant। If its area is 2, then the value of b is, a ऑप्शन में है -1, b ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है -3 और डी ऑप्शन में है 1। अरे जितना भी क्वेश्चंस ले ले काफी कम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिफ्थ, if the normal to the curve y equal to f of x, ठीक है, at the point 3, 4 makes an angle 3π/4 with positive direction of x-axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, देन तो बोल रहा है कि f'3 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं -1, बी ऑप्शन में दे रहा हूं -3/4 और सी ऑप्शन में 4/3 और डी ऑप्शन में 1। ठीक है, ये 2000 में आया था, आईआईटी 2000 में, और ये 2001 में आया था। तो बनाओगे इसका क्वेश्चंस, आंसर भी दे दो कि बनाओगे इसको। इसका मैं स्क्रीनशॉट सेपरेट दे देता हूं, या आप चाहना स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी तो वैसे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ये बनाओगे पांचों क्वेश्चंस, ठीक है ना। आंसर चाहिए कि छोड़ दो, आंसर लिख दो कि छोड़ दो, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। अच्छा चलो कोई दे, हम भेज देंगे, ठीक है ना। आयुष, आंसर चाहिए कि नहीं, यस नो टाइप करो। छोड़ दें, चलो। तो टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। संडे को आपका क्लास भी होगा और टेस्ट भी लेंगे। क्लासेस आपका जो है ना दोपहर में किसी वक्त लूंगा 12-1 बजे के आसपास, और जो टेस्ट होगा वो आपका उसी के जस्ट बाद होगा, टेस्ट क्लास के जस्ट बाद टेस्ट होगा, ठीक है। सिद्धांत, टेंजेंट नॉर्मल के बाद हम लोग संडे को मोनोटोनिसिटी करेंगे और उसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमा। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तो नहीं, अगले वीक कंप्लीट हो जाएगा ये। और एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा चैप्टर है, तो हम लोग विद इन दिसंबर में, और उसका वीडियो देखोगे, वेक्टर और 3D का मैं अपलोड करना शुरू कर दिया हूं, ठीक है ना। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।